हेलो हिंदी मीडियम के प्यारे दोस्तों। आज हम लोग विद्युत का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें विद्युत के बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि विद्युत क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी तार में विद्युत का प्रवाह जब हम करते हैं तो उसके लिए क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं और वो कैसे प्रवाहित होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ के बारे में, विद्युत धारा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमें जानना है और धीरे-धीरे करके एक-एक करके हम इन सारी चीज़ों को जानेंगे और ये पूरा नोट्स है, आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग विद्युत के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ सत्यम सिंह और सत्यम आर्क फाउंडेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो विद्युत क्या होता है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं। यानी कि अगर आपके पास ऊर्जा है तो आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे हम किसी एक बाल्टी पानी है, अगर उसको हम उठाते हैं तो हम लोग अपने मांसपेशियों की ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम कहते हैं पेशीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा इस्तेमाल किया वहां पे? पेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर कोई बैटरी है तो बैटरी से वहां पे एनर्जी अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर जो होता है वो केमिकल्स भरे होते हैं। कोई भी बैटरी लेके उसको फोड़ फाड़ के अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे केमिकल्स भरे हुए दिखाई देंगे और वो केमिकल्स जो होते हैं वो केमिकल एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऊर्जा जो होती है कई प्रकार की होती है। जैसे प्रकाश में ऊर्जा होती है जिसको प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा अगर है तो आप कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अब ये विद्युत आता कहाँ से है? विद्युत प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी ये उत्पन्न कैसे होता है और ये विद्युत का उपयोग क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कि ये विद्युत होता क्या है, तो विद्युत आवेश के प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही विद्युत कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश, क्या शब्द आया है यहाँ पे? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का प्रभाव। ठीक है, अब इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम विद्युत कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? विद्युत कहेंगे। अब ये विद्युत होता क्या है? विद्युत ऊर्जा है। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा विद्युत है। विद्युत क्या है? ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे उत्पन्न हो रही है? विद्युत आवेश के कारण। अब ये विद्युत आवेश क्या है, आइए इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। हम लोग बात करते हैं आवेश के बारे में। ये आवेश क्या होता है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा परमाणुओं के बारे में। परमाणु में क्या होता है? बीच में नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, नाभिक होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो सोडियम यहाँ पे आयन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे आयन के फॉर्म में आ जाता है। तो ये जो चीज है ये है आवेश। ठीक है, तो ये धनावेश हो जाता है, ये धनावेशित हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकल करके गया वो ऋणावेशित है। ठीक है, तो इस पूरे प्रकृति में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, जिसको हम धनावेश कहते हैं और ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश होते हैं दो प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के हैं बाबू? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश। तो धन आवेश होता है और एक ऋणावेश होता है, यानी कि धन और ऋण, प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्लस और माइनस की अगर हम बात करें, मान लो कि दो आवेश हैं यहाँ पे, तो दो आवेश में अगर आप प्लस और प्लस को नजदीक में लेके आते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। माइनस और माइनस को पास में लेकर के आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। लेकिन अगर प्लस और माइनस को पास में लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को अपने नजदीक खींचते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात आवेश की। ये बात समझ में आई? अब हमारे आसपास जो पदार्थ है, आपको मालूम है कि जो पदार्थ हैं वो परमाणुओं के बने होते हैं और परमाणुओं की कहीं कहीं पे कुछ पदार्थों में खास बात ये होती है कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे फ्री रूप में इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं।
ठीक है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होता है वो जो है विद्युत का सुचालक कहलाता है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है। और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जैसे ये लकड़ी, इस लकड़ी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको अगर हम वायर से कनेक्ट कर देंगे, यानी कि अगर हम यहाँ प्लग वगैरह में अगर इस लकड़ी को डाल दें, ठीक है, तो होगा क्या, तो इससे होगा ये कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब नहीं होते तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, यानी कि विद्युत जो ऊर्जा है वो प्रवाहित नहीं होती। तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। क्या नाम है इसका? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन्हीं से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा, यहाँ पे विद्युत आवेश, यहाँ पे जो विद्युत आवेश की बात हो रही है ना, वो इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात हो रही है। अच्छा, जरा इलेक्ट्रॉन वर्ड पे ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन वर्ड से विद्युत की इंग्लिश जो बनती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन। तो क्या फ्लो करवाना है हमें? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है। ठीक है। अब आप कोई एक तार ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इस तरीके से एक वायर ले लिया। ठीक है। अब ये बताइए कि क्या इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। क्या इसमें आवेश है? बिल्कुल है। लेकिन क्या इसमें वो आवेश बह रहे हैं, एक तरफ एक दिशा में जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आवेश जो है यहाँ पे है, लेकिन वो रुके हुए हैं। ठीक है। कोई भी तार अगर आप लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज, कोई सुचालक चीज अगर लेते हैं, जैसे लोहा है, चांदी है, तांबा है ना, एल्यूमिनियम है, तो वो सब विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन क्या हमेशा उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत प्रवाहित हो रही होती है? नहीं, उसमें हमेशा विद्युत प्रवाहित नहीं होती, जबकि उसमें आवेश होते हैं। ठीक है, आवेश तो है ही, लेकिन विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत ऊर्जा उसमें नहीं फ्लो हो रही है। वो जो विद्युत आवेश है, ठीक है, विद्युत आवेश जो है उसके यहाँ पे प्रभाव जगह प्रवाह अगर लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। ठीक है। तो आइए जानते हैं विद्युत परिपथ। ये विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत परिपथ यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है। विद्युत परिपथ, जरा इसके नाम पे ध्यान दीजिए। विद्युत, विद्युत ऊर्जा है। ठीक है। परिपथ का मतलब होता है, परि मतलब चारों ओर, और पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है। तो विद्युत जो है, विद्युत का प्रवाह, विद्युत आवेश का प्रवाह जिस रास्ते से होता है उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। और ये किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, आप तार को कैसे भी मोड़ तोड़ करके लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, बस होना ये चाहिए कि यहाँ पे प्लस से माइनस की तरफ, या यूं कहिए कि इस तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। तो ये जो बंद आकृति यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या है? तो किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को, ये क्या है? सतत, विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यानी कि बंद पथ को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है। अच्छा, जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो लाइनें खींची गई हैं, इसमें कहीं भी ये टूटी हुई लाइन नहीं है, इसीलिए इसको बंद पथ कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद पथ। इंग्लिश में इसको क्लोज्ड सर्किट कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट। ठीक है। तो किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। ठीक है। अब रही बात कि विद्युत का प्रवाह कैसे होता है, तो विद्युत का प्रवाह कब होगा? देखिए, तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि विद्युत आवेश जो है वो उसमें है। ठीक है, लेकिन वो प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो क्यों प्रवाहित नहीं हो रहा है? क्या वो नाराज है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगली हेडिंग है आपका, किसी तार में विद्युत का प्रवाह। तो किसी तार में विद्युत का प्रवाह कब होगा? देखिए, किसी तार में आवेश का प्रवाह निश्चित दिशा में नहीं होता। ठीक है, किसी तार में आवेश का प्रवाह निश्चित दिशा में नहीं होता। आवेश होता है, लेकिन प्रवाह जो है वो निश्चित दिशा में नहीं होता। तो कब तक नहीं होता? जब तक उसे बैटरी से न जोड़ा जाए। जब तक आप उसे बैटरी से नहीं जोड़ते, यहाँ पे ये बैटरी है। ठीक है, प्लस माइनस अगर सिंगल लेते हैं तो उसको सेल कहते हैं, प्लस माइनस ढेर सारे ले लेते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। यानी कि सेल के कॉम्बिनेशन को ही बैटरी कहा जाता है। यानी कि सेल को अगर जोड़ देते हैं, ढेर सारे सेल को प्लस माइनस अगर जोड़ देते हैं तो उसको बैटरी कहा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत परिपथ हो गया। किसी तार में विद्युत का प्रवाह कैसे होगा? तो किसी तार में आवेश का प्रवाह निश्चित दिशा में नहीं होता जब तक उसे बैटरी से न जोड़ा जाए। जब तार को बैटरी से जोड़ते हैं, जब तार को बैटरी से जोड़ते हैं तब इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तार के ऋणात्मक सिरे से, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो तार के ऋणात्मक सिरे से निकलता है और फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऋणात्मक सिरे से किधर की तरफ जाता है? ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर चलते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा बनती है। ठीक है, जिसकी वजह से विद्युत धारा बनती है। जब हम बैटरी से किसी तार को जोड़ देते हैं, बैटरी होती है, बैटरी में आप देखेंगे एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। जब आप किसी तार को उसमें जोड़ देंगे, प्लस सिरे को माइनस सिरे के साथ जोड़ देते हैं, तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन शुरू होगा तो ऋण ऋण से यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋण सिरे से निकलेंगे और धन सिरे की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये धन सिरा है, जो लंबी वाली लाइन है वो धन सिरा है और जो छोटी वाली लाइन है वो ऋण सिरा है। तो ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और धन सिरे की ओर जाते हैं, प्रवाहित होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऋण से निकलता है और धन की तरफ जाता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि धारा की दिशा क्या है? धारा की दिशा, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं धारा की दिशा उल्टा बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की तरफ जाते हैं और जो धारा है वो धन से ऋण की तरफ जाती है। ठीक है, देखिए ये पहले के समय में जो वैज्ञानिक लोग बना के गए उनके रिस्पेक्ट में आज भी हम लोग धारा की दिशा को प्लस से माइनस की तरफ मानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले के समय में ये नहीं पता था ना कि प्लस माइनस इस तरीके की चीजें होती हैं। तो लोग बस इतना ही मानते थे कि जहाँ पे चीजें ज्यादा हैं वहां से कम की तरफ जाती हैं। तो प्लस को लोग ज्यादा मानते थे, माइनस को लोग कम मानते थे। तो उनका मानना था कि भैया प्लस से माइनस की तरफ यानी कि धन सिरे से ऋण की तरफ ही हमेशा आवेश का प्रवाह होता है। लेकिन बाद में ये जांच पड़ताल जब हुई तो पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन तो अपनी जगह पे ही होता है, धनात्मक जो चीजें होती हैं वो अपनी जगह पे ही होती हैं, लेकिन जो ऋणात्मक यानी कि जो ऋण है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से, क्योंकि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं। ठीक है, आई होप कितना समझ में आया होगा आपको। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है। तो ये लाइन भी आप याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह माइनस से लेकर के प्लस की तरफ हो रहा है, लेकिन धारा की दिशा जो होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में विद्युत धारा है। क्या है बाबू? विद्युत धारा। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किसी तार में विद्युत आवेश तो होता है, लेकिन विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता, वो धारा नहीं बनाता। वो धारा कब बनाएगा? जब वो प्रवाहित होगा। और विद्युत आवेश प्रवाहित कब होगा? जब हम तार को बैटरी से जोड़ देते हैं। तो बैटरी से जैसे ही हम उसको जोड़ते हैं तो बैटरी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही होगा, है ना? यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज तो होती होगी जो इलेक्ट्रॉन को खींचने लगती है ना? ऋण सिरे से धन सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने लगती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आवेश है, तार में जो आवेश है वो यहाँ पे देखिए फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि बहना शुरू हो गया। तो इसी को कहते हैं धारा। जरा इस धारा शब्द पे ध्यान दीजिए। ठीक है, धारा का मतलब क्या होता है? विद्युत तो अभी बताया हमने, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेश प्रवाह के कारण होती है। ठीक है, तो विद्युत तो मान लीजिए समझ में आ गया, लेकिन अब हम बात करते हैं धारा की। तो धारा क्या होता है? जैसे पानी है, पानी रुका हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी जब बहने लगता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जल धारा। क्या कहते हैं? जल धारा। ठीक है, अब जब हवा है, हवा हवा अगर रुकी हुई है तो उसको सिर्फ हवा बोलेंगे, लेकिन हवा जब बहने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं? वायु धारा। क्या कहेंगे? वायु धारा। ठीक है, तो धारा का मतलब क्या है? धारा का मतलब है कि जब चीजें एक दिशा में, कोई किसी दिशा में बहने लगती हैं, जैसे नदी है तो ना, ठीक है, तो नदी की होती है जल धारा। ठीक है, या नदी की धारा। तो नदी की धारा का मतलब क्या है? कि नदी का पानी जो है एक दिशा में बह रहा है। ठीक है, तो बहने को ही हम यहाँ पे धारा कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में
अगर कोई चीज लगातार बह रही है तो उसको हम धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा का मतलब ये एक तार है, अब इस तार में इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को एक को प्लस से और एक को माइनस से जोड़ दिया गया, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ बहने लगते हैं। एक निश्चित दिशा में ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि ये तार है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से एक निश्चित दिशा में बहने लगे। ठीक है, तो बहने लगे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे इलेक्ट्रॉन जो तार में थे वो बह करके खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। बैटरी में जो रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन इसमें डालता है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तार में डालता है, और तार का इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। ठीक है, तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस तार में जाता है। ठीक है, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकला, तार में गया, तार का इलेक्ट्रॉन जो है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे बहने में ऐसे टाइम लगाएगा, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ तक तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर जाना शुरू होता है, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में जाना शुरू होता है। ठीक है, इसीलिए टाइम लैप्स इसमें बहुत कम होते हैं, यानी कि इधर स्विच दबाया नहीं तो उधर चीजें चालू हो जाती है। ठीक है, अब यही समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वेलोसिटी है वो कितनी तेज है। ठीक है, तो वो इस वजह से तेज होती है क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन को आप इस तरीके से मूव करवाते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर एंटर कर गया। बताइए इसमें कितना समय लगा? सिर्फ उतना ही समय लगा जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर किया। ठीक है, और ये इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलता रहता है, यानी कि जो बैटरी होती है इलेक्ट्रॉन को लगातार इसमें डालती रहती है इस वायर में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लगातार इस प्लस में जाते रहते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा को नापने के लिए, विद्युत धारा को बताने के लिए यहाँ पे हम उसकी दर निकाल लेते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब नदी की धारा कितनी तेज है कैसे बताएंगे हम? कि प्रति एकांक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में कितना पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर हम ये पता लगा लेते हैं तो उसको धारा कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत जो है धारा के रूप में यहाँ पे फ्लो हो रही है, तो एक सेकंड में कितना आवेश, क्योंकि विद्युत मतलब आवेश हुआ, आवेश प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं, तो विद्युत आवेश एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम कह देते हैं कि भैया ये विद्युत धारा है। क्या है ये? विद्युत धारा। एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों को ही विद्युत धारा कहा जाता है। मान लो विद्युत धारा को आपने दिखाया आई से, विद्युत धारा को किस चीज से दिखाएंगे? आई से। तो प्रवाहित आवेश कितने समय में, जरा इस फार्मूला को ध्यान से देखिए। प्रवाहित आवेश, आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और ये समय क्या है? ये समय। समय को किससे दिखाते हैं? सेकंड से। ठीक है, तो समय को किससे दिखाएंगे? सेकंड से। तो प्रवाहित आवेश यहाँ पे Q है बटे समय। ठीक है, तो इसको कहते हैं दर। दर का मतलब क्या होता है? जैसे वेग परिवर्तन की दर आपने पढ़ा, तो वेग परिवर्तन की दर का मतलब क्या होता है कि v2 माइनस v1 बाई टी। तो टी का मतलब जो नीचे टी लिखते हैं, यानी कि जो समय लिखते हैं वहां पे, उसी को हम कहते हैं दर। एकांक समय में जब कोई चीज आप निकालते हैं तो उसको दर कहा जाता है। ठीक है, कि एक सेकंड में कोई काम कितना हो रहा है, तो एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहा जाता है। या यूं कहें एकांक समय में, या यूं कहें कि कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू बाई टी है ना, ये फार्मूला हमने नोट कर लिया। आई इक्वल टू क्या होता है? आवेश बटे समय। याद कर लेंगे, धारा बराबर आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश समय में, आवेश कितने समय के लिए? ठीक है, तो धारा क्या है? आवेश कितने समय में, यानी कितने समय में कितना आवेश, कितने समय में कितना आवेश। ये क्यू बाई टी का मतलब कुछ ऐसे भी समझेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, तो 3/5 का मतलब क्या है कि कोई 5 हिस्सा है। ठीक है, कोई चीज है जो 5 हिस्सों में है, 1 2 3 4, और इस तरीके से बराबर हिस्से करेंगे इसके। ठीक है, तो 5 हिस्से लेंगे, 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा, यानी कि 5 में से 3। तो कितने में से कितना, इस बटे का मतलब क्या हुआ? कितने में से कितना, कितने समय में कितना। तो कितने समय में कितना आवेश, कितने समय में कितना आवेश। मान लो टी 1 सेकंड है, टी कितना है? 1 सेकंड है। अच्छा,
टी अगर 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितना आवेश, 1 सेकंड में कितना आवेश, 1 मिनट में कितना आवेश। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे धारा के बारे में बात कर सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या हुआ, Q बटे टी। आई इक्वल टू Q बटे टी यानी कि कूलाम बटे सेकंड, या यूं कहे आवेश बटे समय। तो आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, आवेश कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम धारा कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम विद्युत धारा, अब इसको नापना भी तो है, विद्युत धारा को हमें नापना होगा। तो विद्युत धारा को नापने के लिए यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा को नापने के लिए यहाँ पे एक मात्रक रखते हैं जिसका नाम है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, तो एम्पियर आता क्या है, एम्पियर किसके बराबर है, तो एम्पियर बराबर है इसी Q बटे टी के। तो Q बटे टी का मतलब क्या है, यहाँ पे कूलाम रख देंगे, यानी कि आवेश का मात्रक क्या है, यहाँ पे कूलाम है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो कूलाम बटे सेकंड क्या हो जाएगा, कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे सेकंड, कूलाम बटे सेकंड को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। कूलाम बटे सेकंड को क्या कहेंगे, एम्पियर कहेंगे। अच्छा, ये एम्पियर नाम क्यों रखा गया, दिनेश सुरेश रमेश क्यों नहीं रख दिया गया। एम्पियर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि धारा के जो आविष्कारक है ना, धारा के आविष्कारक का नाम है आंद्रे एम्पियर। धारा के आविष्कारक का नाम क्या है बाबू, आंद्रे एम्पियर। तो आंद्रे एम्पियर के नाम पे ही, आंद्रे एम्पियर के नाम पे ही एम्पियर यहाँ पे धारा का मात्रक रखा गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, विद्युत के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। विद्युत क्या है, तो बहुत सिंपल है, विद्युत आवेश के प्रवाह के कारण ही जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम विद्युत कहते हैं। यानी कि ऊर्जा जो है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। तो विद्युत प्रवाहित होती है एक परिपथ में, परिपथ एक बंद परिपथ होता है तभी वहां पे विद्युत प्रवाहित होगी। किसी तार में विद्युत का प्रवाह तभी होगा, देखिए किसी तार में, किसी चालक तार में आवेश पहले से ही उपस्थित होता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही होते हैं, बस उसके प्रवाह की देरी होती है। तो विद्युत का प्रवाह तब होगा जब उसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। किस चीज से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे, और तार को बैटरी से जोड़ते ही जो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है वो तार के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो वहां पे बन जाती है विद्युत धारा। क्या बन जाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो होती है उसको नापने के लिए हम एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो इसका मात्रक है वो एम्पियर है। तो विद्युत धारा कहते किसको है, तो कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही है विद्युत धारा। ठीक है, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। या यूं कहें, अगर हम समय को 1 मान लें तो एकांक समय में, तो ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोल देंगे इसको कि एकांक सेकंड में, एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितने में कितना। ठीक है, बटे का मतलब यही हुआ, कितने में कितना, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसको हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। एम्पियर नाम क्यों रखा गया है, आंद्रे एम्पियर जो कि धारा के आविष्कारक हैं, आंद्रे एम्पियर के नाम पे इसको एम्पियर नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग ओम के नियम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हुआ, इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, ये पूरा आपका नोट्स है। ठीक है, तो एग्जाम में हूँ बहू इतनी ही चीजें आपको लिखनी है। इतना अगर आप लिख देते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में, किसी तार के, जैसे विद्युत परिपथ यहाँ पे बोला गया, ये चित्र बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को बहुत अच्छे से याद करिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में इस फिगर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस या बहुत तरीके से इन चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे आपने बैटरी जोड़ रखा है, बैटरी और ये फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो और धारा की दिशा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की तरफ जाता है और धारा की दिशा जो होती है धन से ऋण की तरफ होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बारे में बात हो चुकी है। चलिए आप अगली हेडिंग डालिए। चलिए बाबू, यहाँ पे हम लोगों ने अभी विद्युत धारा के बारे में बात किया कि विद्युत धारा I इक्वल टू होता है Q बाई टी। ठीक है, तो इसको नापने के लिए, इसको नापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है अमीटर। ठीक है, अमीटर, ये ऐसे करके ए करके बना हुआ होता है, उस पे ए लिखा भी हुआ होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अमीटर। अमीटर क्या है, अमीटर एक यंत्र है। ये यंत्र किस काम आता है, यंत्र मतलब डिवाइस है, मशीन है। ये मशीन किस काम आता है, विद्युत धारा को अमीटर से नापते हैं।
ठीक है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? विद्युत धारा को हम लोग किस चीज से नापते हैं? अमीटर से। अमीटर जो है, क्या नाम है उसका? अमीटर। ठीक है, मीटर तो सुना ही होगा, जैसे बिजली का मीटर होता है कि मीटर बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो उसको नापा किस चीज से जाता है? अमीटर से। ठीक है, तो धारा को नापने के लिए अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब ये श्रेणी क्रम क्या है बाबू? चलिए श्रेणी क्रम देखते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ये प्रतिरोध लगाया, मान लो कि यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हमने कूलर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने हीटर लगा दिया, ठीक है, और इस तरीके से जाकर के इसको कंप्लीट कर दिए। तो 3 चीजें लगाए हैं, तो एक के पीछे एक, यानी आगे पीछे जब चीजों को हम लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहेंगे बाबू? श्रेणी क्रम। ठीक है, तो इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम में जब हम चीजों को जोड़ते हैं, और यहाँ पे जो अमीटर होता है ना, इसको भी हम लोग श्रेणी क्रम में ही आगे पीछे करके ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। तो अमीटर को कहाँ जोड़ते हैं हम लोग? अमीटर को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है कि अमीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तो आप कहेंगे कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके के क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। ऊपर नीचे जब जोड़ देते हैं तो उसको समांतर क्रम कहते हैं, आगे पीछे जब जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में यहाँ पे जुड़ गया। तो धारा को नापने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध, अच्छा ये जो प्रतिरोध वगैरह जो शब्द हैं, ये लोग हम लोग अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल जान लीजिए, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट एक तरीके से। ठीक है, अभी इसमें डिटेल में होगा, तो बस इतना जानते रहिए कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वो न्यूनतम होता है। अमीटर का प्रतिरोध न्यूनतम रखते हैं, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो है वो 0 होता है। ठीक है, अगर मतलब कि सबसे बढ़िया एकदम बेस्ट जो प्रतिरोध, मतलब कि बेस्ट जो अमीटर होगा, उसका जो प्रतिरोध होगा वो बिल्कुल 0 होता है। प्रतिरोध का मतलब रोक। ठीक है, रोक लगाने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को बहना है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना है, आवेश का प्रवाह होना है, तभी विद्युत धारा होगी। तो आवेश का प्रवाह जो होता है, आवेश का प्रवाह जो होता है, उस आवेश के प्रवाह को अगर कोई रोकता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध हमें यहाँ पे 0 रखना है। अमीटर में प्रतिरोध जो है, जो आदर्श अमीटर होता है, उसका प्रतिरोध 0 होता है। जबकि अब देखिए, कोई ऐसा आदर्श अमीटर तो बना नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई आदर्श अमीटर कभी बना तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत विभवांतर। क्या है ये? विद्युत विभवांतर। अच्छा, विद्युत विभवांतर को समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे ये 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, और ये कोई एक चीज है जिस पर ये इस तरीके से रखे हुए हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है, इस तरीके से रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों एक साथ में रखे हुए हैं। अब ये बताइए कि ये किस दिशा में फ्लो होगा, यानी किस दिशा में बहेगा, इधर या इधर? किस दिशा में बहेगा? ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, ठीक है, ये बहने लगा, ये फ्लो होने लगा। ठीक है, तो विद्युत आवेश में भी कुछ इसी तरीके से होता है। अब ये रहा विद्युत आवेश। ठीक है, ये विद्युत आवेश है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, विद्युत आवेश रख दिया, और यहाँ पे विभव भी है, ये सब विभव है। ठीक है, विभव का मतलब एक तरीके का फोर्स होता है, ये विभव है। ठीक है, तो ये जो विभव है ये बिल्कुल समान है, एक जैसा विभव है। ये पूरा वायर जो है एक जैसे विभव पर है। तो क्या यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होगा? क्या ये चीज बहेगी किसी दिशा में? नहीं बहेगी, जब तक यहाँ पे हम विभव में अंतर नहीं करेंगे। विभव में अंतर का मतलब इसको, जब तक हम यहाँ पे एक विभव ज्यादा एक विभव कम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे विभव में अंतर नहीं होगा। और जब विभव में अंतर नहीं होगा तो आवेश में प्रवाह भी नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर का मतलब ये हुआ विभव में अंतर। ठीक है, इसको वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, वोल्टेज ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसी हिसाब से बल्ब भी तेज या कम होता है।
ठीक है। तो विद्युत विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। अब ये विभव क्या है? तो कोई भी तार होता है वो विभव पर होता ही है, उसमें कुछ ना कुछ विभव जरूर होता है, लेकिन विभव में अंतर नहीं होता। विभव में अंतर जब तक नहीं होगा, विद्युत विभव यानी कि जब तक विभव में अंतर नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, तब तक विद्युत का प्रवाह भी नहीं होता है। ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि विभवांतर होने से क्या होता है कि विद्युत का प्रवाह होता है। विभवांतर होने से आवेश का प्रवाह होता है, यानी कि विभवांतर होने पर आवेश में खिंचाव लगता है, यानी कि आवेश जो है एक तरफ जाने लगता है। तो किसी तार के सिरों के बीच, मान लीजिए ये तार है, तो तार के सिरों के बीच है ना, इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है, इकाई आवेश को, जैसे ये इकाई आवेश है, ठीक है, ये रहा तार, इकाई आवेश है। अब ये इकाई आवेश को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पे विभव में अंतर करना होगा। जैसे ही हम लोग विभव में अंतर करते हैं, वैसे ही ये चीज तो हाँ मूव कर गई। ठीक है। जैसे ही विभव में हम लोग अंतर करते हैं, अब ये देखिए विभव में अंतर है, एक ऊंचा है एक नीचे है। ठीक है। तो विभव में जैसे ही अंतर होगा, वैसे ही यहाँ पे ये आवेश प्रवाहित होने लगेगा। अब जितना ज्यादा अंतर होगा, विभव में जितना ज्यादा अंतर होगा, आवेश जो है, आवेश पर जो कार्य है वो उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि जो विद्युत आवेश है वो उतना ही तेज बहेगा। ठीक है। तो विद्युत आवेश को तेज बहाने के लिए, या इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो किसी भी वस्तु को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस पर क्या किया जाता है? कार्य। ठीक है। क्या करते हैं? उस पर कार्य। तो जो कार्य हुआ है, जो कार्य हुआ है उसी को विभवांतर कहते हैं। ये कार्य किसकी वजह से हुआ है? कार्य होता है ऊर्जा की वजह से, कार्य होता है बल लगाने से। ठीक है। तो कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, तो विभवांतर बराबर क्या हो गया? किया गया कार्य। तो ये कार्य किस पे हुआ है? आवेश पर। ठीक है। तो किया गया कार्य बटे आवेश। तो विद्युत विभवांतर बराबर क्या हो गया? किया गया कार्य बटे आवेश, यानी कि V, विभवांतर को अगर हम V से दिखाएं, वोल्टेज V से दिखाएं, तो V बराबर क्या हो गया? W बटे Q। ठीक है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बटे Q। तो W यहाँ पे क्या है? W यहाँ पे वर्क है, वर्क यानी कि कार्य। तो किया गया कार्य, तो किस पे कार्य हुआ है? आवेश पर। तो कितना कार्य हुआ है? अब ये तो कैलकुलेशन के थ्रू काउंट करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर यहाँ पे जो आवेश है वो 1 कूलाम है, आवेश कितना है? 1 कूलाम है, और यहाँ पे जो कार्य हुआ है वो 1 जूल है। दोनों को अगर हम एक एक मान लें, इसको भी एक मान लें, इसको भी एक मान लें, तो यहाँ पे जो विभवांतर है 1 कूलाम बटे 1 जूल हो जाएगा। और इसी 1 कूलाम बटे 1 जूल को ही हम यहाँ पे वोल्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? वोल्ट। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, है ना। तो कोई भी बैटरी, आप घड़ी की बैटरी हो या फिर कोई भी आपके यहाँ बैटरी अगर है ना, तो उसको, और दुकान पे भी जाकर के वैसे ही आप लेकर के देख सकते हैं, तो उस पे आप देखेंगे ना, तो उस पे वोल्ट लिखा होगा। 1.5 वोल्ट, जनरली जो घड़ी की बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की होती है, 1.5 वोल्ट उस पे लिखा हुआ होगा। ये V इस तरीके से लिखा हुआ होगा, 1.5 लिखा होगा उस पे। ठीक है। तो ये वोल्ट का मतलब यही होता है, जैसे कम वोल्टेज की अगर बैटरी है, जैसे 1.5 वोल्ट की अगर बैटरी है, तो वो क्या काम करती है? वो जो आवेश है उस पर कम फोर्स लगाती है, यानी कि उस पर जो कार्य है, किया गया कार्य थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से छोटी बैटरी है तो वो कम काम करती है। अब बड़ी बैटरी अगर होती है तो उसका पावर ज्यादा होता है, उसका विभवांतर ज्यादा होता है, यानी कि वो ज्यादा विभवांतर लगाती है। अब ज्यादा विभवांतर लगाती है तो वहां पे जो कार्य है आवेश पर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब Q इक्वल टू 1 कूलाम हो गया, W इक्वल टू 1 जूल हो गया, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 कूलाम बटे 1 जूल, यानी कि 1 वोल्ट आएगा। अब अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? 1 वोल्ट से हम क्या समझेंगे? देखो, 1 वोल्ट कब निकला है? जब हमने चार्ज को, यानी आवेश को 1 कूलाम कर दिया, और यहाँ पे जो कार्य हुआ है ना, जो उल्टा हो गया क्या, यहाँ पे 1 कूलाम यहाँ पे होगा, 1 जूल यहाँ पे हो जाएगा। 1 जूल कार्य हुआ है 1 कूलाम आवेश पर, ऐसे है, सॉरी गड़बड़ हो गया। 1 जूल कार्य हुआ है 1 कूलाम आवेश पर, ऐसे करके है, क्योंकि W यहाँ ऊपर है ना और कूलाम यहाँ पे नीचे है। चलिए, 1 वोल्ट किसको कहते हैं? यदि किसी सेल या बैटरी द्वारा किसी तार के सिरों के बीच 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल कार्य होता है, देखिए यहाँ पे आवेश जो है 1 कूलाम हम लेते हैं, और कार्य भी कितना कर रहे हैं? 1 जूल। तो यहाँ पे विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है। तो क्या बताएंगे? 1 वोल्ट विभवांतर हम किसको कहते हैं? 1 वोल्ट विभवांतर हम किसको कहेंगे? 1 वोल्ट विभवांतर हम उसको कहेंगे जब
1 जूल का कार्य हो एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए। तो विभवांतर मतलब किया गया कार्य बटे आवेश। विभवांतर का मतलब क्या है? किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो विभवांतर को भी नापना है। जैसे विद्युत धारा को हम लोग नाप रहे थे, ठीक है, विद्युत धारा को किस चीज से नापा हमने? एक डिवाइस लगाया, अमीटर। यहाँ पे विभवांतर को नापने का जो उपकरण है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। यानी विभवांतर को हम लोग नापते हैं वोल्ट मीटर नामक उपकरण के द्वारा। यानी वोल्ट मीटर नामक उपकरण जो होता है उससे हम लोग विभवांतर को नापते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाएंगे बाबू? समांतर क्रम में। देखिए यहाँ पे ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के नीचे, प्रतिरोध मतलब बल्ब है मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर। क्या लगा दिए? वोल्ट मीटर। और ये जो वोल्ट मीटर होता है, ये जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, अब ये समांतर क्रम में लग गया तो सिर्फ इसी का यहाँ पे वोल्टेज पता चलेगा कि बताइए यहाँ पे वोल्टेज कितना है, ये यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध देखिए, यहाँ पे अमीटर का जो प्रतिरोध है वो न्यूनतम लिया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अधिकतम लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो अमीटर होता है, एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है, जबकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। ये बात समझ में आई? तो चलिए, हम लोग बात कर चुके हैं विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत धारा को नापने का यंत्र भी हम लोगों ने देख लिया जो कि अमीटर है। ठीक है, इसके बाद विद्युत विभवांतर में आते हैं। विद्युत विभवांतर जो है वो विभव में अंतर है। जब तक विभव में अंतर नहीं होगा तब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि आवेश पर कार्य नहीं होगा। आवेश पर जब कार्य होगा तभी उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे विभवांतर है, आवेश पर कार्य हुआ है, आवेश अपनी जगह से दूसरी जगह पर गया है। ठीक है, अब जैसे कोई एक वस्तु है, ठीक है, अब इस ये वस्तु अगर अपनी जगह से हिले नहीं तो हम कहेंगे इस पे कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, हम इस पे बल लगा रहे हैं, हम इस पे विभव लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पे कार्य नहीं हुआ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इधर से भी उतना ही बल लगाएं, इधर से भी उतना ही बल लगाएं, तो ये वस्तु किस दिशा में मूव करेगी? किसी दिशा में मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर हम एक तरफ ज्यादा बल लगा दें तो ये वस्तु उसी दिशा में गति करने लगेगी। तो ठीक इसी तरीके से विभव में अंतर जब हम करते हैं तो उसके जो चालक है, जो तार है, उसके अंदर जो आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन है, वो एक जगह से दूसरी जगह को जाने लगता है। यानी कि किया गया कार्य उसको ले जाने में कार्य किया गया। तो कार्य किया गया किस पे? कार्य किया गया आवेश पर। तो जब भी यहाँ पे आवेश पे कार्य किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं विभवांतर। ठीक है, अब तार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, करंट उसमें, अब जैसे स्विच को ऑन किया हुआ है आपने, ठीक है, और तो उसमें विभव में अंतर हो गया और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होनी शुरू हो जाती है, लगातार बहती रहती है। लेकिन अगर आपने स्विच को ऑफ कर दिया, यानी कि परिपथ को जो है तोड़ दिए, बंद कर दिए, स्विच का मतलब यही होता है कि वो परिपथ को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे ही परिपथ को यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, यानी कि परिपथ को हटा देते हैं, मतलब कि परिपथ में उसका जो तार है वो कनेक्शन अगर हम हटा देते हैं तो विभव में जो अंतर होता है ना वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही विभव में अंतर खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, विभव भी होगा, लेकिन विभव में अंतर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही विभव में अंतर आप कर देंगे, मान लीजिए कि आपने तार को छू दिया, ठीक है, जैसे ये तार है और इधर स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है तो इसका मतलब आगे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एकदम रुके हुए हैं, ठीक है, फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। तो यहाँ पे जब अगर मान लीजिए कि आप इसको छू देते हैं, आप कहेंगे कि अगर इसको छुएंगे तो करंट मारेगा, बिल्कुल मारेगा, क्योंकि आप जो है कंडक्टर, उसको वहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए आप वहां पे एक मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए वो करंट फ्लो हो जाता है आपके अंदर से। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप विभव में अंतर करवा देते हैं, इस वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो जाता है। जब तक विभव में अंतर नहीं करवाएंगे, जब तक विभव में अंतर नहीं है, तब तक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत आवेश प्रवाह नहीं होगा, यानी विद्युत धारा वहां पे नहीं बहेगी। बात समझ में आई? तो यानी कि कंडक्टर, अगर हम अपनी बॉडी को टच कराते हैं, जैसे कि आपने किसी वायर को छू दिया, लाइव वायर है, उसको आपने टच कर दिया, ठीक है, तो अगर आप वहां पे कोई मीडियम बना देते हैं ऐसा, जैसे आप प्लास्टिक का चप्पल वगैरह पहने हुए हैं, उसके बावजूद अगर आप तार को छू रहे हैं तो वहां पे करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो उसको टच नहीं करना है, तो उसको टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा,
क्योंकि हम वहाँ पे उस समय यानी कि विभव सेम हो जाता है, लेकिन विभव का अंतर नहीं होता। विभव का अंतर कब होगा? जब हम ज़मीन को टच कर देंगे, ठीक है? जैसे ही आप ज़मीन को टच करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने का पूरा रास्ता मिल जाता है और हमें बिजली का झटका लग जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, प्रतिरोध। अगले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोध के अलावा उसके बाद हम लोग ओम के नियम के बारे में बात करेंगे, प्रतिरोधों को किस तरीके से लगाना है, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। अभी के लिए आप लोग इतना ही, इस वीडियो को 1 बार 2 बार जो भी हो सके उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये पूरा नोट्स है, इसको नोट कर डालिए वीडियो पॉज़ कर के, ठीक है? और बिल्कुल इस पे वीडियो पर बने रहिए। धीरे-धीरे हम लोग सारी चीज़ों को कंप्लीट कर डालेंगे और बहुत तेज़ी से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये सारी वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएँगे। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो साइंस वगैरह जैसे साइंस से स्टार्ट किया हमने, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को अपलोड करेंगे, ठीक है? तो आप वीडियो पर बने रहिए, बाकियों से भी सब्सक्राइब करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और तब तक के लिए जय हिंद।